हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 27 और 27 करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स बताता हूं कि चाइना अप्रूव वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्र। चाइना ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रही है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। और जैसे आप जानते हो कि ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया और चाइना दोनों में बहती है, तो क्या है इसकी कॉस्ट भी जानेंगे हम, इवन इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी। और जो मेन बात है, ये न्यूज़ जो मैंने कवर करी है कि इंडिया पर इंप्लीकेशन क्या रहेगा इसका, क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम बनने जा रहा है ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। क्लियर, ये भी हम जानेंगे। देन आरबीआई कंस्टिट्यूटेड कमेटी फॉर एआई इन फाइनेंशियल सेक्टर। क्या है, आरबीआई ने अभी 8 मेंबर की कमेटी सेटअप करी है। वो क्या करेगी, वो फिजिबिलिटी को चेक करेगी, वी कैन से एग्जामिन करेगी फिजिबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंशियल सेक्टर। क्लियर, वो भी आपको बताऊंगा। देन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है कि इंडिया को कितना बिलियन डॉलर का बेनिफिट होगा, जो कि अभी यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा है। क्लियर, ये भी आपको क्लियर करूंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि जो कि अभी चाइना बनाने जा रही है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम ब्रह्मपुत्र रिवर पर, इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो इसकी कॉस्ट जान लीजिए पहले। कॉस्ट होगी इसकी 137 बिलियन डॉलर। इसकी कॉस्ट है 137 बिलियन डॉलर। और इसकी एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी जान लीजिए। एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी सुन के आप शॉक हो जाओगे, इतनी कैपेसिटी है इसकी। ये एक साल में 300 बिलियन किलोवाट एनर्जी जनरेट करेगी। कितनी, 300 बिलियन किलोवाट पर ईयर एनर्जी जनरेट करेगा ये डैम। अब क्या है दोस्तों, ये डैम तो बनने जा रहा है। जैसे आप जानते हो कि इंडिया और चाइना के बीच में सिंस 2020 से रिलेशन थोड़े बिगड़े हुए थे, क्योंकि बॉर्डर एरिया पर जो ईस्टर्न लद्दाख है वहां पर कई सारा स्टैंड ऑफ हो रहा था। अभी ये रिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि कजान में जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी उसमें इसको डिस्कस करके, जो कि प्रेसिडेंट है चाइना के और हमारे इंडिया के पीएम है मोदी साहब, पीकेन से बायलैटरल मीटिंग हुई, दोनों की इंडिविजुअल मीटिंग होकर इसको रिजॉल्व कर लिया। क्लियर, तो सब लोग जो भी आर्मी ऑफिसर थे चाइना के, इंडिया के, वो अपनी अपनी टेरिटरी में वापस हो गए। और जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बने थे उनको भी डिमोलिश कर दिया, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। क्लियर, तो ये रिजॉल्व हो चुका था। बट क्या है कि आप जैसे जानते हो कि कुछ रिवर ऐसी होती है जो दो कंट्री से बहती है। जैसे क्या है कि हमारी कंट्री में 2 रिवर आती है, जैसे चाइना से एक आती है ब्रह्मपुत्र और दूसरी सतलज। क्लियर, अब ये क्या है कि अब अगर कंट्री, कोई भी कंट्री अगर डेटा शेयर नहीं करेगी, रिवर के वाटर का फ्लो हो रहा है या कितना फ्लो हो रहा है, इसका डेटा शेयर, हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी, तो क्या हो सकता है, इसके कई सारे इंप्लीकेशन हो सकते हैं। जैसे फ्लड आ सकता है, वाटर की स्कार्सिटी हो सकती है। तो क्या है कि 2006 में इंडिया और चाइना ने क्या करा था, इंडिया एंड चाइना ने क्या किया था, एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म सेटअप किया था। क्या किया था, एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म को सेटअप किया था। याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म। अब एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म क्या करेगा, ये क्या है, इंफॉर्मेशन और डेटा शेयर करेगा बिटवीन बोथ कंट्री, बिटवीन बोथ कंट्री। कौन सा डेटा, हाइड्रोलॉजिकल डेटा। कौन सा, हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन डेटा को शेयर करेगा बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द इशू ऑफ रिवर फ्लोइंग इन बोथ कंट्री। जो ऐसी रिवर है जो दोनों कंट्री में फ्लो हो रही है, दोनों कंट्री में बह रही है, तो उसका डेटा शेयर किया जाएगा। अब डेटा शेयर किया क्यों जाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि डेटा को शेयर क्यों किया जाता है। क्योंकि क्या आप जानते हो कि डिजास्टर जानते हो, फ्लडिंग और ड्रॉट। क्लियर, ये क्या है, 2 वर्ड को हमेशा याद रखना है। अगर डेटा शेयर करने का क्या है, ड्रॉट कंडीशन, मान लीजिए ओरिजिन कहां से हो रहा है, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन चाइना से हो रहा है, और चाइना ने अगर बीच में पानी रोक लिया, चाइना ने बीच में पानी रोक लिया फ्लो होने से, तो वो इंडिया में नहीं आ पाएगा। जैसे आप जानते हो कि अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र एंटर होती है इंडिया में और पूरे आसाम में बह के सीधे बांग्लादेश में जाती है। क्लियर, अगर चाइना इसको पानी रोक लेगी, क्योंकि डैम एक सबसे बड़ा वाटर फ्लो का स्टॉपेज है एक तरह से, डैम के गेट लग जाते हैं। तो आप जैसे जानते हो कि कई बार डैम के गेट लग जाते हैं जब पानी की एबिलिटी नहीं होती है, और जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो गेट खुल जाते हैं। क्लियर, तो ऐसा ही है, जब चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बना लेगी ब्रह्मपुत्र पर, तो उससे क्या होगा, उसका इंप्लीकेशन इंडिया पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा,
सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा कि ड्रॉट कंडीशन की प्रॉब्लम आ सकती है आसाम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो कि किसान हैं और जो लोग बाग हैं डिपेंड हैं किस पर, ब्रह्मपुत्र रिवर पर, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फॉर इरिगेशन पर्पस और फॉर अदर रीजन। तो क्या इसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे होना है। क्लियर। आपको इसमें याद क्या रखना है कि चाइना क्या करने जा रही है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रही है ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर, और इसकी कॉस्ट याद रखना, एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी याद रखना, और इवन आपको मैंने जो बताया है एक्सपर्ट लेवल पैनल, क्या है एक्सपर्ट लेवल पैनल, जो कि एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म बोल सकते हैं इसको, एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म, ये क्या करेगा, हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन शेयर करेगा बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब आपको मालूम है कि अभी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग हुई थी, क्या हुई थी, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग हुई थी। अब ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग में कौन कौन, बीजिंग में हुई थी ये, जैसे आप जानते हो ये बीजिंग में हुई थी, और हमारे इंडिया से कौन गए थे, अजीत डोभाल साहब गए थे। कौन गए थे, अजीत डोभाल साहब गए थे, जो कि एएनएसए है, कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और इनकी मीटिंग हुई थी किसके साथ, वैंग ई के साथ। क्या, वैंग ई, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, इनकी मीटिंग हुई थी। और इसमें एक पॉइंट आपको याद हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसमें एक पॉइंट था कि ट्रांस बॉर्डर रिवर डेटा शेयरिंग बिटवीन बोथ कंट्री। क्या है कि जितनी भी वी कैन से रिवर बह रही हैं चाइना और इंडिया के बीच में, उसका डेटा शेयर किया जाएगा। और डेटा क्यों शेयर किया जाता है, डेटा इसलिए शेयर किया जाता है कि कई दूसरी कंट्री में जो कि लोअर एरिया पर है, वी कैन से लोअर रिवर के एरिया पर, जैसे इंडिया है हमारा, ब्रह्मपुत्र है, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो आसाम में बह रही है, अरुणाचल प्रदेश में बह रही है, तो इसमें क्या है कि फ्लड ना आ जाए, ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट ना हो जाए। जैसे मान लीजिए ये डैम बन गया और चाइना ने क्या किया, इसका पानी रोक लिया, पूरा ब्रह्मपुत्र का पानी, क्या रोक लिया, ब्रह्मपुत्र का पूरा पानी रोक लिया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका निगेटिव इफेक्ट, एडवर्सली इफेक्ट करेगा किस पर, किसानों पर। कौन से किसान, जो अरुणाचल प्रदेश के और आसाम के हैं। तो क्या है, इंडिया इसका ऑब्जेक्शन उठा सकती है और इवन उठा भी रही है। ये न्यूज़ बहुत पुरानी है, अब इन्होंने अप्रूव कर दिया है, चाइना ने क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। पहले तो सिर्फ ओनली बोल रही थी कि हम बनाने जा रहे हैं इतना बड़ा डैम, लार्जेस्ट डैम बनाने जा रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है ये, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा है ये चाइना का। और हालांकि ये 2-3 साल पुरानी बात है कि चाइना ने अप्रूव नहीं किया था, इवन अनाउंस कर दिया था कि हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पर, क्लियर, जो कि ज़ेंगबो बोला जाता है। क्या बोला तिब्बत में, ज़ेंगबो, यरलुंग ज़ेंगबो, क्या बोला जाता है, यरलुंग ज़ेंगबो, याद रखना, इस रिवर को तिब्बत में बोला जाता है यरलुंग ज़ेंगबो, और हमारे यहाँ इंडिया में बोला जाता है ब्रह्मपुत्र, यरलुंग ज़ेंगबो। आपसे पूछा क्वेश्चन आए कि यरलुंग ज़ेंगबो कौन सी रिवर है जो हमारी इंडिया में आती है, उसका नाम चेंज हो जाता है, तो वो है ब्रह्मपुत्र। क्लियर। तो आप याद रखना इसका इंप्लीकेशन क्या होगा इंडिया पर, कि फ्लड की कंडीशन हो सकती है या फिर ड्रॉट की कंडीशन आ सकती है इंडिया पर। और इंडिया और चाइना ने 2006 में एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म साइन किया था, सेटअप किया था, जो कि ट्रांस बॉर्डर रिवर है, उनका डेटा शेयर होगा बिटवीन बोथ कंट्री, इंडिया एंड चाइना। समझ में आ गया मेरी बात को, सिंपल था, याद रखना। नेक्स्ट है, आरबीआई कंस्टिट्यूटेड 8 मेंबर कमेटी फॉर इथिकल एनेबलमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंशियल सेक्टर। क्या है कि आरबीआई ने अभी 8 मेंबर कमेटी सेटअप करी है, 8 मेंबर कमेटी सेटअप करी है। अब ये 8 मेंबर कमेटी सेटअप क्यों करी है, इसका मेन मोटिव है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आप कई बार सुन रहे होंगे, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड में चल रहा है और ये टेक्नोलॉजी ट्रेंड में चल रही है। इवन मैं तो हर रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का 2 वर्ड का नाम बड़ा सुन रहा हूं। ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम मैं बड़ा ही सुन रहा हूं, क्योंकि क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फ्यूचर है, वी कैन से, इसका अभी फुल यूज नहीं हो पाया है, आगे यूज होगा इसका फुल यूज, और ये एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। क्या है, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, मींस ह्यूमन की वी कैन से ह्यूमन को बिल्कुल फ्री कर देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अब पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए भी ह्यूमन चाहिए, वो अलग बात है, क्लियर। बट क्या है, कई सारे काम जो लेबर बेस्ड है वो सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगेगी, समझ रहे हो मेरी बात को। तो क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंशियल सेक्टर में, जैसे आप जानते हो ये फाइनेंशियल सेक्टर है ना, ये बड़ा ही क्रिटिकल सेक्टर है। क्या है फाइनेंशियल सेक्टर, बड़ा ही क्रिटिकल सेक्टर है, और इस क्रिटिकल सेक्टर में कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करना, पहले उसको बिना एग्जामिन के कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी जा सकती, क्योंकि कई सारे थ्रेड, जैसे आप जानते हो साइबर अरेस्ट, साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेड, ये कई सारी वीकेंड से थ्रेड हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर पर हो रहे हैं। तो इसको एग्जामिन करने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिजिबिलिटी क्या है इन फाइनेंशियल सेक्टर, इसके लिए आरबीआई ने कमेटी सेटअप करी है अंडर पुष्पक भट्टाचार्य, क्लियर, याद रखोगे, पुष्पक भट्टाचार्य के जो कि हेड करेंगे इस कमेटी को। ये क्या करेंगे, 8 मेंबर कमेटी है, इसकी चेक करेंगे फिजिबिलिटी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करा जाए फाइनेंशियल सेक्टर में कि नहीं करा जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्जामिन करने के लिए किस तरीके से यूज करा जाए, वीकेंड से स्ट्रक्चर भी बताएंगे इसका कि कितना बेस पर यूज करा जाए, हर चीज जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे करा जाए फाइनेंशियल सेक्टर में, ये हर चीज कमेटी आपको बताएगी, वीकेंड से रिकमेंड देगी आरबीआई को। क्लियर, याद रखोगे, ये याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप मेंशन करके आ सकते हो, क्योंकि इसको फाइनेंशियल सेक्टर, इवन साइबर थ्रेड, साइबर सिक्योरिटी में भी इसका यूज कर सकते हो। आप एक मेंशन करके आ सकते हो कि आरबीआई हैज कंस्टिट्यूटेड 8 मेंबर कमेटी अंडर हेड ऑफ द पुष्पक भट्टाचार्य टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो आप याद रखोगे इसको, क्लियर। तो ये सिंपल न्यूज थी, चलते अपन आगे। नेक्स्ट है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सेड इंडिया विल बेनिफिट 25 बिलियन डॉलर का इंडिया को बेनिफिट होने जा रहा है। किसमें, क्योंकि यूएसए और चाइना में ट्रेड वार चल रहा है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये ट्रेड वार चल रहा है यूएसए चाइना में, पर इंडिया को कैसे बेनिफिट होगा, इंडिया को कैसे बेनिफिट होगा। जैसे आप जानते हो कि यूएसए के 47th यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं, अभी बने थे, क्लियर। और इन्होंने आते ही एक स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया कि 3 कंट्रियों से, कनाडा, चाइना और मैक्सिको, इन्हें 3 कंट्रियों से बोला कि आपके प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाया जाएगा, आपके प्रोडक्ट पर 10% इवन 50% टैरिफ भी लगाया जाएगा। इन 3 कंट्री को थ्रेट दिया यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हमेशा बोलते हैं कि टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन डिक्शनरी देन लव एंड फेथ, तो ये हमेशा बोलते हैं और इनको टैरिफ लगाना बड़ा पसंद है। तो पहला इन्हें टारगेट किया किसको, 3 कंट्री को, कौन कौन सी, चाइना, मैक्सिको और कनाडा को, क्लियर। देन आफ्टर इन्होंने टारगेट किसको किया, ब्रिक्स कंट्रियों को। अब ब्रिक्स कंट्रियों को टारगेट क्यों किया, क्योंकि क्या था, जैसे आप जानते हो कि ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी कजान, रशिया में, और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है। क्या लगा है, सैंक्शन लगा हुआ है, किस कारण, बस यूक्रेन और रशिया के वार के कारण सैंक्शन लगा हुआ है, किस पर, रशिया पर। अब सैंक्शन लगने के कारण क्या है कि रशिया से कोई ट्रेड नहीं कर पा रहा है, वीकेंड से ह्यूज अमाउंट में ट्रेड नहीं हो पा रहा है रशिया का, क्योंकि सैंक्शन लगा हुआ है। और वेस्टर्न कंट्रियों ने और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने थ्रेट दी है कि अगर आप रशिया से रिलेशन रखोगे तो उन पर बैन लग सकता है, उन्हीं जो ऑर्गेनाइजेशन अगर ट्रेड करेगी रशिया के साथ उस पर भी बैन लग सकता है। अब क्या है कि रशिया इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन निकालनी है। रशिया क्या है, रशिया चाहती थी कि जो डॉलर करेंसी है, डॉलर करेंसी का ना यूज करके हम अल्टरनेटिव करेंसी का यूज करें इन ट्रेड अमोंग दी ब्रिक्स कंट्री। क्या है, अमोंग ब्रिक्स कंट्री ट्रेड को एनहांस करने के लिए हम लोकल करेंसी और अल्टरनेटिव करेंसी का यूज करें रेदर देन यूजिंग डॉलर। समझे मेरी बात को। तो इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या बोला कि जो आप सोच रहे हो कि आप अल्टरनेटिव करेंसी का यूज करके ट्रेड करोगे और डॉलर को साइडलाइन कर दोगे, तो ये भूल जाओ। अगर आप ऐसा करते हो
तो आप तैयार हो जाओ 100% टैरिफ के लिए। जितने भी ब्रिक्स के मेंबर हैं, अगर उनका कोई भी प्रोडक्ट यूएसए में आता है तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? 100% टैरिफ लगाया जाएगा। क्लियर? समझे आप मेरी बात को? अब क्या है कि प्री बजट की मीटिंग चल रही है। जैसे आप जानते हो कि इंडिया में बजट पास होने वाला है 2025 में। नया साल आ गया, बजट भी पास होगा 1 फरवरी को। क्लियर? तो क्या है कि बजट पास होने से पहले क्या होता है, मीटिंग होती है। कई सारे मिनिस्ट्री, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी बॉडी के साथ मीटिंग करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्लियर? तो ऐसे ही मीटिंग चल रही थी, उसमें क्या हुआ, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है, ये कह रहे हैं कि जो ट्रेड वार चल रहा है यूएसए और चाइना के बीच में, जो टैरिफ खेल रहे हैं जो लोग बाग, तो इससे क्या है, इंडिया को बेनिफिट होने जा रहा है। अगर मानिए चाइना के प्रोडक्ट पर यूएसए में टैरिफ हाई हो जाता है, मानिए 100% टैरिफ हो जाता है, तो इसका इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट रीच नहीं हो पाएंगे यूएसए मार्केट में, तो इसका इंडिया बेनिफिट ले लेगा। इंडिया अपने प्रोडक्ट को चाइना में बेचेगा एज अल्टरनेटिव ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट, एज अल्टरनेटिव ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट। समझे मेरी बात को? अब क्या है, इसमें क्वेश्चन बनता है कि सर कितना बेनिफिट होगा, तो इसमें बेनिफिट होगा इंडिया को $25 बिलियन का बेनिफिट हो सकता है ये यूएसए और चाइना के ट्रेड वार में। अब इंडिया कभी नहीं चाहती कि ये ट्रेड वार कभी खत्म हो यूएसए और चाइना के बीच में। इंडिया कभी नहीं चाहती, क्योंकि इंडिया का ऐसा बेनिफिट है, ये मैं न्यूज़ में कई बार बता चुका हूं। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम? कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इस हायर लेवल का नहीं है जो चाइना के पास है। तो इंडिया इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी जितनी डिमांड यूएसए करेगी। पर ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना है कि इंडिया को फ्यूचर में $25 बिलियन का बेनिफिट हो सकता है अगर यूएसए और चाइना में ट्रेड वार चलता रहा, कंटिन्यू रहा, तो इंडिया को बेनिफिट हो सकता है इसका। समझे मेरी बात को? तो क्या है दोस्तों, आप याद रखना, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये बोल रही है। अब ये भी जानिए कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होना है इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। किसमें बेनिफिट होना है? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बेनिफिट होना है $10 बिलियन का। कितना एस्टिमेशन लगाया है? $10 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बेनिफिट होना है। सेकंड कौन सा है? टेक्सटाइल एंड गारमेंट में बेनिफिट हो सकता है। केमिकल में बेनिफिट हो सकता है। वी कैन से टॉयज एंड जेम्स में बेनिफिट हो सकता है इंडिया को। ये कई सारे सेक्टर है जिसमें इंडिया को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, ये यूएसए और चाइना के वार में। क्लियर? तो आप पूरी तरह समझ गए कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है कि इंडिया को $25 बिलियन का बेनिफिट होगा इन वार ऑफ यूएसए और चाइना। क्लियर? जैसे आप जानते हो कि अभी रेड सी पर क्या चल रहा है, रेड सी पर कई सारी इनस्टेबिलिटी चल रही है, जिससे क्या है कि ट्रेड में इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है ट्रेड में? देखो, आपको मैं कई बार बताया कि वेस्ट एशिया और रशिया यूक्रेन, क्या है, वेस्ट एशिया, रशिया यूक्रेन और रेड सी पर जो हो रहा है उसके कारण से जो वर्ल्ड में ट्रेड है वो रिड्यूस होते जा रहा है। वर्ल्ड में ट्रेड रिड्यूस होते जा रहा है। दैट इज अ मेन रीजन। ये मेन रीजन है, याद रखना, कि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और यूक्रेन और रशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और रेड सी पर जो कि शिप क्रॉस नहीं हो पा रही है कुछ कॉन्फ्लिक्ट के कारण, वहां पर वी कैन से एक्सटॉर्शन करा जा रहा है। जो कि शिपमेंट पास होती है वहां पर पास करने के लिए आपको एक्सटॉर्शन करा जा रहा है वहां पर लोगों को, तो वो अलग चीज है। क्लियर? तो उससे क्या है, वर्ल्ड का ट्रेड कम हो रहा है। तो याद रखना कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या कहना है कि इंडिया को $25 बिलियन का बेनिफिट हो सकता है इन फ्यूचर ड्यूरिंग द यूएसए और चाइना ट्रेड वार। ऐसा वार मत करे ना, ये ट्रेड वार है, ट्रेड वार। क्लियर? तो इसी के साथ 27 दिसंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और अब आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहां मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स करा रहा हूं एट फ्री ऑफ कॉस्ट, लेक्चर बाय लेक्चर, जिसके ऑलरेडी 8 लेक्चर आ चुके हैं।
आप देख लीजिए, आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। क्लियर? तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।